आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे सी सेट के बारे में। सबसे पहले आपको पता होगा कि आप जब एग्जाम देने जाओगे प्रीलिम्स का, पीटी का, तो उसमें दो पेपर आता है, GS1 एंड GS2। GS1 पे आपका मार्क्स बनता है यानी सिलेक्शन होता है, और GS2 क्वालिफाइंग होता है। अब सबसे पहले बच्चा क्वालिफाइंग के बारे में समझिएगा कि ये क्वालिफाइंग क्या होता है। क्वालिफाइंग का मतलब हो गया चाहे क्वेश्चन टफ हो चाहे आसान हो, आपको 33% आपको लाना ही होगा। जैसे जीएस सेक्शन 1 ये जो मार्क्स मेकर होता है इसके बारे में आप समझिएगा। यहाँ क्या होता है बच्चा, ये फिक्स नहीं होता है। जैसे यहाँ कांस्टेंट है 33% लाना, ये कांस्टेंट नहीं है। अब कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन अगर टफ हुआ तो आपके मार्क्स जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो कम होगा, अगर क्वेश्चन ज्यादा आसान हुआ तो कट ऑफ मार्क्स बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे फिक्सेशन नहीं है, पर ये फिक्स है। अब ये फिक्सेशन क्या करता है अब आप समझना, क्वेश्चन आसान हो 33% लाना आसान होगा, पर अगर क्वेश्चन टफ होगा तो 33% आपके लिए क्या होगा, मुश्किल कर देगा। तो बात को आप समझ रहे हो, क्वेश्चन आसान हो तो फिर कोई बात नहीं, पर अगर टफ हो तो ये लाने में आपको ठीक है बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। अब बच्चा मैंने कई बार बात किया कि क्या सीसेट को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो पहली बात समझिएगा कि जब आप इसे क्वालिफाई करोगे तभी आपके आगे के पेपर चेक होंगे। तो सबसे पहली सीढ़ी आपकी, अगर कोई पीसीएस एग्जाम देना हो या आईएएस का एग्जाम आपको देना हो तो पहली सीढ़ी यही होती है, पहले फर्स्ट यू क्रॉस या फर्स्ट यू क्वालिफाई जीएस पेपर 2 एंड देन आपका चेक होगा जीएस पेपर 1। तो बातें समझ में आ रही है बच्चा, ये ज्यादा जरूरी होता है। सीसेट में आता क्या है और इसके क्वालिफाइंग का मतलब मैंने भी आपको बताया। तो दूसरी बात, हम लोग सीसेट के जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ जिक्र कर लेते, कुछ आपको बताते कि इसके सिलेबस कैसा होता है, ठीक है, और किस सेक्शन के ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना है, कौन सा सेक्शन आपको पास करवा सकता है। तो देखो जब भी आप सीसेट की बात करोगे बच्चा, सी सेट में देखो दो सेक्शंस होता है, देयर आर टू सेक्शंस इन सी सेट। फर्स्ट मैथ्स एंड रीजनिंग, और सेकंड होता है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। ठीक है, पहला मैथ्स एंड रीजनिंग, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, और इसी में आ जाता कम्युनिकेशन स्किल्स आता है। ये क्वेश्चन आप समझना बच्चा, ये आपके बारे में यहाँ जो आएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 42, 45 या 50 के आसपास आएगा। यहाँ पर आप मान के चल रहे 32, 35 क्वेश्चन इस सेक्शन से आपको मिलेगा। अब ये देखो 40, 45, 32, 35 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलता है। देखो मैथ्स और रीजनिंग, अब बात हुआ कि सीसेट में आप जब आप बनाने की शुरुआत करोगे, जब क्वेश्चन आप से एग्जाम देने जाते हो तो किस सेक्शन के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो बात रखिएगा बच्चा, देखो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इस दोनों सेक्शन, ये सेक्शन मोर रिलायबल होता है, ये सेक्शन ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। इस सेक्शन में अगर आप बनाते हो, क्योंकि ये इन्फ्रेंस बेस्ड होता है, तो इसमें गलत होने की, रॉन्ग होने की संभावना ज्यादा होती है। इस सेक्शन में रॉन्ग होने की संभावना थोड़ा कम होता है। तो ये मोर रिलायबल होता है बच्चा, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन से बनाना है। कम से कम मान के चलिए आपको कम से कम एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो बनाना ही होगा। अगर 30 से ज्यादा बनाओगे तो आपके पास होने की संभावना, ठीक है, उतने ही ज्यादा होगी। तो इससे कम से कम आपको 30 क्वेश्चन मिनिमम, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन बनाना है, और फिर इधर से 20 to 25 क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ पर, और 30 से 40 क्वेश्चन इस सेक्शन से आपको बनाना है, क्योंकि ये रिलायबल होता है। मेरी बात समझ। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन क्या करता है, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आपको बस एक सपोर्ट देता है, पास करने में मदद करता है, इसका बस इतना ही रोल है। ये आपको पास नहीं करवा सकता एलोन, ये आपको पास करवा सकता। तो ये एक सपोर्टिंग सेक्शन है, तो इसे भी बनाना है। ऐसा नहीं, मैंने नहीं कहा कि इसे नहीं बनाना, इसे भी बनाना है, पर इसके ऊपर फोकस ज्यादा नहीं कर सकते। कई बार हमें ये लगता है
कि हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को ही ज्यादा से ज्यादा बना के पास कर दें, तो वो शायद आपको ज्यादा ठीक है परेशान कर सकता है। इसकी संभावना कम होगी कि सिर्फ इस सेक्शन को बना के आप पास कर जाओ और इस सेक्शन को कम बना के नहीं, इस सेक्शन को ज्यादा बनाना है, इस सेक्शन के ऊपर कम फोकस करना है। अब देख बच्चा, अगर आपको सीसेट एग्जाम देना हो तो आप हमेशा याद रखिए कि कितने क्वेश्चन बनाना जरूरी है। कई बार आप क्या करते हो, गलती से हम लोग ने 40 से 50% ही क्वेश्चन बनाते हैं डर से, क्योंकि आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, तो हम नेगेटिव मार्किंग के कारण क्या करते हैं कि हम कम से कम क्वेश्चन को ना ठीक है अटेम्प्ट लेते हैं। अब बात को समझिएगा कि कम से कम कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है। तो मान के चलना बच्चा, कम से कम 60 to 70% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है। आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आपको 60 से 70% क्वेश्चन मान के चलिएगा कि आपको अटेम्प्ट लेना होगा, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो फिर आप पास नहीं कर पाओगे। अब इसमें से भी आप समझना कि कम से कम 50% तो सही होनी ही चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो, और तब अगर 50% सही होगा तब आप क्वालिफाइंग कर पाओगे, 33% लेके आ सकते हो। कई बार हम लोग 40-50% नहीं बनाते, लगभग आधे क्वेश्चन नहीं बनाते। अगर 80 में से अगर आपको कहा जाएगा 50% क्वेश्चन बनाया तो 40 क्वेश्चन, तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चन में क्या होता है, कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और फिर गलत में फिर निगेटिव मार्किंग होता है, और वो निगेटिव मार्किंग भी आपको पता होगा बच्चा, निगेटिव मार्किंग भी कितना ज्यादा होता है, 1/3 होता है, तो उसके गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, तो फिर आप पास नहीं करोगे। तो आपको कम से कम इतना परसेंट क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट लेना होगा, और इसके लिए आपको ये दोनों सेक्शन को देखना पड़ेगा। हाँ, इस पे मोर फोकस करेंगे, ये सिर्फ सपोर्टिंग सेक्शंस होगा। अब आ जाइए, मैं आपको बता रहा हूं पहले मैथ्स और रीजनिंग के बारे में, बाद में ठीक है कॉम्प्रिहेंशन के बारे में उस पर बाद में चर्चा की जाएगी, बाद में बात किया जाएगा। दूसरे टीचर आएंगे, आपको कॉम्प्रिहेंशन सेक्शंस पढ़ाएंगे। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ्स और रीजनिंग। अब आ जाओ बच्चा, सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं, क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना पूरे मैथ्स और रीजनिंग में। तो देखो, मैथ्स का सिलेबस सबसे पहले चेक करिए। देखो, मैथ्स के सिलेबस में फर्स्ट जो चैप्टर आता है बच्चा, उसको आपका तो नंबर सिस्टम। किसके बारे में कहा जाता है, नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम अगर आउट ऑफ नंबर सिस्टम अगर आपको पूछना आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस कितने नंबर सिस्टम से आता है, ठीक है, तो आप मान के चलना बच्चा कि जितने भी मैथ्स और रीजनिंग सेक्शंस में आता है उसका लगभग मान के चलिएगा 1/4 क्वेश्चन यहां से आता है। तो जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप आईएएस का सेट दोगे तो आप मान के चलना 10 to 15 क्वेश्चंस यहां से आता है। आपके यहाँ एग्जाम में भी अगर आपके एपीपीएससी की बात किया जाए तो यहाँ पर भी आप मान के चलिएगा 7-8 क्वेश्चन इस सेक्शन से आपको आएगा, क्योंकि ये नंबर सिस्टम अलोंग एक नहीं है बच्चा। आप जैसे बात समझते होंगे कि जैसे आप अगर मैथ्स का अगर आपको पूछा जाए कि मैथ्स का बेस क्या है, तो मैथ्स का बेस नंबर सिस्टम होता है। जैसे आप कोई भाषा बोलते हो तो उसकी एक स्क्रिप्ट होती है, कोई भी एक लैंग्वेज आप बोलते हो तो उसकी एक स्क्रिप्ट होती है। तो बात समझना बच्चा, मैथ्स की स्क्रिप्ट कौन सा है, मैथ्स का स्क्रिप्ट नंबर सिस्टम होता है। तो बात हो रही है नंबर सिस्टम का, मैंने कहा नंबर ऑफ इसमें चैप्टर्स होता है। जैसे बात समझिएगा, नंबर सिस्टम में क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे पहला आता बच्चा क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर्स के ऊपर आधारित कई क्वेश्चंस आता है, इस पे दिया जाता है। और कई बार आप जब कोई क्वेश्चन को समझ में नहीं आता ना कि ये किस सेक्शन से है, किस चैप्टर से है, तो आप मान के चलना वो चैप्टर कौन सा होगा, वो नंबर सिस्टम होगा, वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स होगा। बातें समझ रहे हो। अब आ जाइए दूसरा बात समझना बच्चा, इसी में नंबर सिस्टम में सेकंड चैप्टर होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। सेकंड आता है इसी में फ्रैक्शन, थर्ड आता है सर्च, और फोर्थ आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये नंबर सिस्टम कुल इतने चैप्टर से मिलकर बना। अब जरा बात समझना बच्चा, नंबर सिस्टम में मैं ऐसे ही आपसे बात करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं उस नंबर सिस्टम का नाम क्या है, क्या आप बता पाओगे उस नंबर सिस्टम का नाम जो हम यूज करते हैं। जैसे हम लोग नंबर यूज करते हैं 100, 200 या आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, तो उस नंबर सिस्टम को कौन सा नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो नंबर सिस्टम कौन है तो आप बताओगे हमेशा उसे हम कहते हैं डेसिमल।
डेसिमल सिस्टम, ठीक है, डेसिमल। अब देखो ना, जब आपसे पूछा जाए डेसिमल क्यों, ठीक है, डेसिमल इसका नाम क्यों पड़ा, फॉर विच रीजन ये डेसिमल सिस्टम कहलाया। तो डेसिमल का मतलब होता है बच्चा, जैसे एक बात अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर एक लैंग्वेज को समझती है, एक नंबर्स को समझती है, ठीक है, और उसको आप कहते हो बाइनरी सिस्टम। बाइनरी, बाइनरी कभी क्या कहता है पता चला, बाई का मतलब होता है दो, टू, बाई मीन्स टू। अब बाई का मतलब टू, क्योंकि कंप्यूटर में आप कोई भी नंबर्स को डालते हो तो वो कंप्यूटर उस नंबर को नहीं समझ के उसे वो 0 और 1 में बदल देता है। नहीं, कंप्यूटर कन्वर्ट द नंबर एनी नंबर्स इनटू 0 एंड 1। सो इसलिए 0 और 1 से बनके इसलिए उसको कहा जाता है बाइनरी सिस्टम। और ये डेसिमल का मतलब क्या हुआ बच्चा, डेसिमल का मतलब हुआ 10, डेसी मींस 10, यानी 10 डिजिट से बनने वाले नंबर को आप क्या कहते हो, उसी को हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। अब आपको पूछा जाए कि तुम्हारे नंबर सिस्टम में कितने डिजिट हैं, तो आप क्या कहोगे, कितने डिजिट हैं। सो देयर आर 10 डिजिट्स, और वो क्या होगा डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये 10 डिजिट है, और इसी 10 डिजिट के कारण ये क्या कहलाता है, डेसिमल सिस्टम कहलाता है। तो आज ब्रीफली हम लोग देख रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, बस हम लोग देख रहे हैं कि सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। ये देखो फिर से बात समझ में आई बच्चा, तो ये नंबर, ये डिजिट हुआ। अब एक बात और ध्यान रखना बच्चा, डिजिट और नंबर में डिफरेंस होता है। ये सारे डिजिट हुआ, इससे मिलकर कोई भी जब संख्या बनेगी तो उसे क्या कहोगे, उसे आप कहते हो नंबर सिस्टम, आप कहते हो। मेरी बात समझ रहे हो, मैंने क्या कहा कि ये कोई भी, ये डिजिट कहलाया, और इससे कोई भी अगर कोई भी आप बनाते हो तो आप उसे नंबर्स कहते हो। जैसे देखो ये 0 1 2 ये डिजिट भी है और नंबर भी है। जैसे मैंने लिखा 10, अब ये बताओ क्या 10 डिजिट है या नंबर है, तो कहोगे 10 एक नंबर है, इसका डिजिट 1 एंड 0 है। तो बातें समझ में आ रहा है, डिजिट किसे कहा जाता है और नंबर किसे कहा जाता है। 1 एंड 0 इज ए डिजिट एंड 10 इज ए नंबर। मेरी बात समझा, जैसे 1 एक डिजिट भी है, 1 एक नंबर भी होगा। मेरी बात समझ रहे हो। पर हाँ, हमने लिखा 34, 34 इज ए नंबर और इट्स डिजिट इज 3 एंड 4। तो 3 और 4 क्या है बच्चा, एक डिजिट है, और 34 क्या है, इट इज ए नंबर। तो इस बात का ख्याल रखेंगे हम लोग। तो ये डिजिट हो गया, नंबर हो गया। तो ये डेसिमल सिस्टम के बारे में बताया, क्योंकि ये बेस है, सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं जो क्लास स्टार्ट करूंगा सबसे पहले आपको नंबर के बारे में बताएंगे, क्योंकि नंबर को जानना बहुत जरूरी होता है। अब आज बच्चा, जैसे मैंने दूसरा लिखा था फ्रैक्शन, तीसरा लिखा था सर्ट्स, और चौथा था एलसीएम और एचसीएफ। तो जब हम लोग आगे चलेंगे तो फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो ना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन जैसे मान लो हमने लिखा 3/4, 5/6, 17/23, ये सारे क्या बच्चा फ्रैक्शन है। इसी तरह से सर्ट्स वाला आता क्वेश्चन, आपने देखा होगा, ये इसे सर्ट्स कहते हो, इसे सर्ट्स कहा जाता है। अब जैसे सर्ट्स और इंडिसेस होता है, जैसे इसे ये जो मान लो यहाँ पर रखा क्यूब, यहाँ पर जो पावर रूट डाला, इसे आप सर्ट्स कहते हो। दूसरा एक और अगला चैप्टर था हमारा एचसीएफ और एलसीएम। तो एक सेक्शन हो गया बच्चा एचसीएफ और एलसीएम। तो आगे चल के हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में देखते हैं। देखो एचसीएफ और एलसीएम में ये सारे जो चैप्टर है बच्चा, ये बेस है आपके नंबर, ठीक है, ये आपके मैथ्स का बेस होता है। इस सेक्शन को बड़े अच्छे से करना है। एचसीएफ और एलसीएम आप जानते होंगे कि एचसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ता है। जैसे मान लो 10 12 का अगर आपसे पूछा जाए इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो ये मैं आपको निकालने के लिए बता दूंगा कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। तो ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा बच्चा। और इससे लगभग 1/4 क्वेश्चन, 1/5 1/4 क्वेश्चन being asked from this sections, इस सेक्शन से ही पूछा जाता है, इसलिए इसे बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे। अब आ जाओ बच्चा, दूसरा जो सेक्शन हम लोगों का है उसे आप कहते हो सेकेंड सेक्शन परसेंटेज। परसेंटेज से मान के चलना बच्चा, इन आईएएस, इन यूपीएससी सी सेट 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, पूछा जाता है। और आपके यहाँ भी मान के चलना 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ भी दिया जाएगा इस सेक्शन से। मेरी बात समझ में,
जब आप देखोगे परसेंटेज, जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां परसेंटेज के क्वेश्चन तो आएगा, वहां वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन आएगा। जैसे आपने क्वेश्चन एक देखा होगा बच्चा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन, जिसमें लिखा रहता है, जिसमें क्वेश्चन आपने देखा होगा कि मान लो कहा कि एक क्लास में कुछ बच्चे, ठीक है, चाय पीते हैं, टी पीते हैं, कुछ बच्चे मान लो कहा कुछ बच्चे कॉफी पीते हैं और कुछ दोनों पीते हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है, तो वो परसेंटेज में आता है। अगर उसे मिला दो तो 3 से 4 क्वेश्चन, और यूपीएससी में 4 से 5 क्वेश्चन, हाँ, फ्रॉम दिस सेक्शन आता है। और परसेंटेज भी क्या है बच्चा, परसेंटेज भी आपके मैथ्स का एक बेस होता है। तो नंबर सिस्टम एंड परसेंटेज ये दोनों आपके, ठीक है, आपके मैथ्स का बेस होता है। ये सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं, एक बेसिक मैथमेटिक्स है बच्चा। क्यों मैं आपसे ये कह रहा हूं बेसिक मैथमेटिक्स है, इसका मतलब है कि इसका यूज आगे चलकर कोई भी एग्जाम आप दोगे, कोई भी चैप्टर अगर बनाओगे, उसमें इसका यूज होगा, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे आगे चलकर रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, सब जगह पे इसका यूज होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो परसेंटेज वाले सेक्शन में हम लोग जाके परसेंटेज को पढ़ेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो सेक्शन आता है बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस? यहां से मान के चलना बच्चा 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से आपको आने की संभावना रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन आप जानते होंगे कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी हो जाता है, जिसको आप कॉस्ट प्राइस करते हो, वहां क्या आपको मिलेगा, मार्क प्राइस होता है, वहीं पे एक डिस्काउंट दिया जाता है, वहीं पे एक मार्कअप होता है, मेरी बात समझो, वहीं पे एक सेलिंग प्राइस आता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, इसे आप कहते हो बच्चा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे मान के चलना बच्चे 2 क्वेश्चन लगभग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएगा। रेशियो का क्वेश्चन देखा होगा ना, जैसे ए रेशियो बी, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होता है। यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मान के चलिएगा आएगा। अगला सेक्शन आता है बच्चा जिसे आप कहते हो टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क नेक्स्ट सेक्शन है, और इसी का एक एसोसिएट सेक्शन होता है बच्चा, एसोसिएट चैप्टर होता है टाइम एंड वर्क का, जिसे आप कहते हो पाइप एंड सिस्टर। जैसे क्वेश्चन अगर आपने कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा जैसे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन कैसा आएगा बच्चा, तो टाइम एंड वर्क में जैसे आप देखा होगा कि ए किसी कार्य को 10 डेज में, ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू दिस वर्क इन 15 डेज। So if both started work together, then whole work is done in how many days? तो A 10 days, B उसी कार्य को 15 days में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में लेगा? तो ये एक क्वेश्चन आता है। इसी तरह पाइप एंड सिस्टम में भी वही हो जाता है बच्चा कि मान लो पाइप A कैन फिल ए सिस्टम इन 10 मिनट्स एंड पाइप B कैन फिल दिस सिस्टम इन 15 मिनट्स। सो बोथ इफ बोथ ओपन सिमिल्टेनियसली, यदि दोनों एक साथ खोले जाए तो सिस्टम को फिल करने में कितना समय लगेगा? तो बातें आ रही समझ, यानी दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में कितने समय में भर देगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है बच्चा, इसलिए मैंने इसी का एक एसोसिएट चैप्टर के रूप में इसे रखा है। यहां से मान के भी चलना बच्चा 2 क्वेश्चन कम से कम यहां से आने की संभावना रहती है टाइम एंड वर्क से। अब आज नेक्स्ट चैप्टर आप देखोगे टाइम एंड वर्क के बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चा, इसे कहते हो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन। ठीक है ना, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में जैसे जैसे आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा बच्चा, कई क्वेश्चन ट्रेन का आता है, ठीक है, या किसी बस का क्वेश्चन दिया जाता है। इसी में एक और क्वेश्चन आता है बच्चा जो इसके एसोसिएट चैप्टर होता है, जिसको आपका तो बोट एंड स्ट्रीम। किसका चैप्टर आता है बच्चा? बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम आप समझते हो, एक बोट, एक जैसे मान लो एक रिवर है, इसमें फ्लो है, इसमें स्ट्रीम है, इसमें एक नदी में, जैसे ये देखो ये स्ट्रीम है, ये बोट है। मान लो आप बोट लेके जा रहे हो, आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और ये स्ट्रीम है। अब आपसे अगर पूछा जाए बच्चा कि अगर आप अलोंग स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के साथ अगर आप जा रहे हो और मान लो स्ट्रीम के एंगेस्ट आप वापस आ रहे हो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में स्पीड आपकी कहां तेज होगा, अलोंग स्ट्रीम या एंगेस्ट द स्ट्रीम,
तो आप सीधे सीधे कहोगे अलोंग स्ट्रीम हमारी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड भी जुड़ जाती है। तो इसी को हम कहते हैं बच्चा डाउन स्ट्रीम, और एक कहलाता अप स्ट्रीम। तो इस सेक्शन में आप बोट और स्ट्रीम के बारे में ही पढ़ोगे, और यहां से भी मान के चलना बच्चा 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है इस सेक्शन से। अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन का नाम है एज एंड एवरेज। क्या नाम है बच्चा? एज एंड एवरेज। अब देखो एज और एवरेज के क्वेश्चन से आप देखोगे ना, यहां से 3 to 4 क्वेश्चन नहीं बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, 3 से 4 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं एज और एवरेज से। तो जब हम लोग आएंगे तो इस सेक्शन को बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है और इसके क्वेश्चन भी ज्यादा आसान होते हैं। तो इस सेक्शन को और अच्छे से हम लोग करेंगे। तो एज और एवरेज से एक क्वेश्चन आता है। अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन का नाम होता है बच्चा, इसको कहते हो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहा? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का एक चैप्टर है जिसमें 2 तरह के इंटरेस्ट लिया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज गिव्स ऑन योर प्रिंसिपल मनी, बट यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट दिया जाता है, इसीलिए आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हो। तो मान के चलिएगा एक क्वेश्चन लगभग मान के चलिएगा यहां से आएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता आईएएस में, तो एक ही रहेगा। पीसीएस में हो सकता है कि 1 से 2 भी दे दे, पर मान के चलो एक क्वेश्चन। अब आओ एक आता है बच्चा एलिगेशन चैप्टर, यहां से भी मान के चलना एक क्वेश्चन। एलिगेशन का मतलब मिक्सर होता है। जैसे मान लो कि आप एक शॉपकीपर हो, आपने एक 20 रुपीज पर केजी के एक राइस खरीदा और एक राइस 30 रुपीज पर केजी के रेट से खरीदा, और आपने दोनों को मिक्स कर दिया यानी मिक्सर बना दिया, तब उसका एक रेट आएगा आपको, तो वही कहलाता बच्चा, उसी को हम कहते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। तो एलिगेशन से मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको यहां से भी आएगा। अब आ जाओ बच्चा, अब एक क्वेश्चन आता है बच्चा, आपका नाम है मेंसुरेशन। इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2 सेक्शन होता है, एरिया एंड वॉल्यूम। याद रखना बच्चा, यहां पर ढेर सारा आपको फॉर्मूलाज मिलेगा एरिया और वॉल्यूम में, पर अगर आप समझ के साथ कुछ चीज पढ़ोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे एरिया का मतलब समझता ना बच्चा, एरिया यानी इसको कहते हो 2D, ठीक है, जिसमें 2 डायमेंशन हो उसे हम कहते हैं एरिया, और जिसमें 3 डायमेंशन हो उसे क्या कहते हो, उसे आप वॉल्यूम कहते हो। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि एरिया और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो क्या बता पाओगे कि एरिया और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? देखो मैं कुछ पूछूं तो आप जवाब भी दे सकते हो, आप अपने जवाब में लिख सकते हो, मैं यहां से देख रहा हूं आपके जवाब का, मैं भी बताऊंगा। अगर कोई भी तकलीफ हो तो भी आप पूछ सकते हो, उस पर आप आंसर क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं यहाँ देखते रहता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं। तो मैंने पूछा कि एरिया और वॉल्यूम में अगर आपसे पूछा जाए क्या रिलेशन है, तो क्या एरिया और वॉल्यूम में रिलेशन बता पाओगे? तो देखना बच्चा, अगर अभी पहली क्लास है तो ज्यादा नहीं पूछ रहे तुम लोगों से, आगे जब भी क्लास होगी तो उसमें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और आप बना के मुझे आंसर बताओगे वहां से, और मैं यहाँ से चेक करूंगा और सही रहा तो ठीक है, और गलत हुआ तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए एरिया और वॉल्यूम में रिलेशन बताओ, तो देखो कभी भी वॉल्यूम बराबर होता है बच्चा एरिया ऑफ बेस मल्टीपल हाइट, यानी किसी भी अगर बेस है, कोई भी 3D फिगर है बच्चा, उसके जो बेस है उसके एरिया में जब आप हाइट से, जो ये हाइट देखते हो, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम। और ये किसी भी 3D में होगा। तो जब मैं आपको 3D फिगर बताऊंगा तो ये आपको बताऊंगा, अगर ये याद है तो आपको बहुत ढेर सारा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके काम को आसान कर देगा, चाहे वो पिरामिड हो, चाहे वो प्रिज्म हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कोर हो, सब में आपको ये काम देगा। तो ये काम आपको आएगा आगे चल के। और यहां से क्वेश्चन रखना बच्चा, इन आईएएस तो 2 क्वेश्चन आता है, पर आपके यहाँ ज्यादा मिलेगा इससे क्वेश्चन, तो मान के चलना आपके यहाँ 3 से 4 और आईएएस में लगभग 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से आता है, ठीक है। अब जो बच्चा नेक्स्ट देखो एक सेक्शन आता है जिसे आप कहते हो देखो नेक्स्ट सेक्शन का नाम है बच्चों
डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई मान के चलना 1-2 क्वेश्चन डीआई से आपको आने की संभावना रहती है। डीआई यानी देखा ना, ये जैसे ये बार डायग्राम्स आ जाता है या एक पाई चार्ट आता है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से बना हुआ आपको फिगर मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये डाटा इंटरप्रिटेशन कहलाता है, यानी किसी भी डाटा को इंटरप्रिटेट करना, वही आपका डाटा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलना इस सेक्शन से आपको आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन से। नेक्स्ट देखो सेक्शन आता है बच्चा, आप इसे कहते हो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इसी के साथ एक जोड़ के रखना बच्चा प्रोबेबिलिटी। देखो जब यूपीएससी शुरुआत किया था सेट, जैसे आपके यहाँ भी तो 2 ही सेट का पेपर हुआ बच्चा, इसलिए बात समझिएगा, जो यूपीएससी जैसा पैटर्न आप जैसा कर रहा है, जिस तरीके के पैटर्न को अपनाता है उसी तरह का ठीक है पैटर्न आपके यहाँ भी आएगा। देखो शुरुआती दौर में जब सीसेट आया था तो उस समय इस सेक्शन से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन जो जो ये बढ़ते गया क्यों तो ये क्वेश्चन ना बच्चा बढ़ते गया, मेरी बात समझ रहा है। तो अभी जैसे कम आता है, लेकिन बाद में चल के आपके एग्जाम में भी, एपीपीएससी के एग्जाम में भी आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से दिखाई पड़ेगा। और अगर आपसे पूछा, अगर आपसे बोले कि इस सेक्शन से आज आईएएस में कितने क्वेश्चन आता है, तो आप मान के चलना बच्चा 7 to 8 क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। 7 से 8 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछा जाता है। आपके यहाँ भी कम है, 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन जो जो एग्जाम और बढ़ते जाएगा इस सेक्शन से सवाल पूछने की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये सेक्शन मान लीजिए एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मैंने भी 2-3 सेक्शन आपको बड़ा महत्वपूर्ण कहा, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ठीक है, फिर एज एवरेज क्वेश्चन, और ये सेक्शन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चा। तो यहां से ढेर सारा क्वेश्चन आता है। एक लास्ट सेक्शन मैथ्स का आता है बच्चा, जिसको आप मेन, मीडियन, मॉड कहते हो, मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है ना। इन आईएएस आपको पता होगा बच्चा कि आईएएस में इस सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, इससे नहीं आता, पर आपके यहाँ आने की संभावना रहती है। 1 या 2 क्वेश्चन मान के चलिए शायद आपका यहाँ दे दे, तो मीन, मीडियन, मॉड भी इतना बता देंगे कि आपका अगर कोई क्वेश्चन आए तो ये छूटे ना, मेरी बात समझ रहे हो। और मीन, मीडियन, मॉड में बच्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एवरेज निकालने का एक अलग तरीका है, मेरी बात समझे। ये तीनों क्या है, एवरेज है। जैसे मीन मीन्स होता है, ठीक है, साधारण जो आप एवरेज निकालते हो। अगर मैं कहूं एवरेज निकालो तो यही मीन आप निकाल रहे हो। नहीं, जैसे मान लो कहा कि एक क्लास में, या मान लो आपके घर में, आपने अपने घर में या आप अपने घर के बगल में कुछ पौधे लगाए, कुछ, ठीक है, मान लो आपने कुछ पौधे लगाए और उस पौधे का मान लो आपसे कहा गया कि आप उससे माप के बताओ कितने कितने का। तो आपने कहा पहला जो पौधा था वो 2 सेंटीमीटर का, दूसरा 3 सेंटीमीटर का, चौथा भी 3 सेंटीमीटर, थर्ड भी 3 सेंटीमीटर का है, फोर्थ 4 सेंटीमीटर का है, फिफ्थ मान लो 5 सेंटीमीटर का। तो देखो ये आपने, जैसे आपके घर में कुछ पौधे लगे हुए, अगर आपसे कहा कि इसका मीन बता दो, तो कुछ नहीं करना, सबको ऐड करना और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देना, वो आपका मीन कहलाएगा। मीडियन का मतलब होता है बच्चा, मीडियन एक साधारण से बस बताते हैं, फिर आगे चल के इस पे हम लोग अलग से डिस्क्राइब करेंगे। मीडियन का मतलब होता है कि सेंटर में क्या चल रहा है। मीडियन का मतलब, सेंटर का मतलब हुआ बच्चा कि इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जो आपके, ठीक है, इसको ना 50% यानी डेटा को 50-50% में बांट दे। जैसे मीडियन का मतलब होगा बच्चा मिडिल में, यानी 50%। अब देखो ये जो 3 सेंटीमीटर हुआ, ये क्या किया, आपके डेटा को 50-50% में बांट दिया, तो ये मीडियन कहलाता है। और जो मॉड हो गया बच्चा, मॉड का मतलब होता मोस्ट ऑफन, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसकी नंबर ज्यादा है। जैसे एक याद करो ना, एक प्रचार आपने सुना होगा, नहीं, एक फॉग का प्रचार सुना होगा, नहीं, पूछा जाता कि और क्या चल रहा है, पता फॉग चल रहा है, फिर पूछता और क्या चल रहा है, तो फॉग ही चल रहा है। मान लो अगर उसके प्रचार को आप सही मानते हो तो ये माना जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि परफ्यूम का मॉड क्लास बता दो, मॉड क्लास में सबसे ज्यादा परफ्यूम बिकने वाला कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, फॉग इज द मॉड, ठीक है, इन परफ्यूम सेक्शन। तो फॉग मॉड हो गया। तो
मॉड का मतलब होता है बच्चा मोस्ट ऑफन, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो यहाँ सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है 3 सेंटीमीटर वाले पौधे की, इसलिए मॉड क्या होगा 3 सेंटीमीटर। तो ये मीन मीडियन मॉड है, ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ दिए जा सकते हैं। तो जो आपने ये पूरा किया, ये पूरा आपने जो देखा, ये मैथ्स का सेक्शन है। अब बच्चा ये बात करना कि किसे छोड़ना किसे पढ़ना, तो छोड़ किसी को सकते नहीं हो, क्योंकि सब सारे सेक्शन से ठीक है क्वेश्चन आता। हाँ, कुछ सेक्शन को आपको ज्यादा अच्छे से देखना, जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ठीक है, या एज एवरेज, या फिर ठीक है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, या परम्यूटेशन का क्वेश्चन, इसे आपको ज्यादा बेहतर देखना है। पर देखना तो सबको है, आप किसी सेक्शन को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कई बार उसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखो हमेशा अनएक्सपेक्टेड, सी सेट वाले में हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता बच्चा। एक बात हमेशा याद रखना बच्चा कि कई बार हम वनडे और सी सेट सेक्शन को एक मान जाते हैं कि सी सेट के मैथ और वनडे का मैथ एक जैसा है। ये गलतफहमी है हमारी। वनडे का मैथ और सी सेट का मैथ दोनों बिल्कुल डिफरेंट होता है। मेरी बात समझते हो? जैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि देखो वनडे का मैथ और सी सेट के मैथ में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि जो वनडे का मैथ होता है बच्चा, वो डायरेक्टली हिट होता है, जब डायरेक्टली वो क्वेश्चन आप कह सकते हो कि वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, ट्रिक बेस्ड होता है। लेकिन सीसेट के क्वेश्चन में ट्रिक बेस्ड नहीं होता है, वो हमेशा इन्फ्रेंस बेस्ड होता है, वो हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो मैं ये आपको दिखाऊंगा कई बार आगे चल के कि कैसे दोनों सेक्शंस अलग अलग होते हैं। तो आप अगर ये समझ रहे हो कि वनडे का मैथ्स और सीसेट के मैथ दोनों एक जैसा है, तो फिर आप गलत समझ रहे हो बच्चा। दोनों मैथ्स ठीक है, हाँ बेसिक एक होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, मेरी बात समझाना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है दोनों में। अब आ जाओ, देखो ये सेक्शन हो गया। अब एक रीजनिंग का सेक्शन जल्दी से कर लो, फिर एक छोटा सा मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा। रीजनिंग, देखो एक रीजनिंग का सेक्शन होता है बच्चा, जिसमें पहला आता है जिसको आप कहते हो कैलेंडर, और इसी में एक आता बच्चे क्लॉक। देखो इस दो सेक्शन से मान के चलना, दो क्वेश्चन ठीक है आने की संभावना रहती है। पर ये जो कैलेंडर और जो क्लॉक है बच्चा, ये एक्चुअल में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, पर इसे सेक्शन में किस सेक्शन में डाला जाता है? रीजनिंग सेक्शन में डाला जाता है। और अगर आपसे कहा जाए कि रीजनिंग वैसे आसान होता है, पर मान के चलिएगा रीजनिंग में सबसे ज्यादा टफ यही दोनों आपको रहेगा, कैलेंडर और क्लॉक्स। अगर ये दोनों आप समझ जाते हो तो इसका मतलब बाकी सारी चीजें बहुत इजी समझ जाओगे। तो हम लोग जब भी शुरुआत करेंगे कैलेंडर और क्लॉक को ही जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ मैथ्स का सेक्शन करने के बाद कैलेंडर और क्लॉक पढ़ेंगे। अब आ जाओ, तीसरा आता बच्चा काउंटिंग। काउंटिंग किसका होता है? तो जैसे ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल की, इसकी काउंटिंग आपको दिया जाता है। जैसे देखो ना, कई बार आपने देखा होगा, ये सवाल आपने देखा होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो आप इसको कहते हो, आप जब इसे ऐड करोगे तो कितना आता है? 1 + 2 + 3 + 4, और ये 10 आ गया। तो इस सेक्शन में कितने 10 ट्रायंगल्स होते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन ट्रायंगल में आता है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चा, देखो ये एक कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे मान लो यहां दिया, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर बता दो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बता दो। अगर तुमसे पूछा जाए बच्चा कि बताओ इसमें स्क्वायर की संख्या और रेक्टेंगल की संख्या ठीक है कौन ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे? बताओ इसमें स्क्वायर की संख्या ज्यादा है या रेक्टेंगल की संख्या ज्यादा है? बताओ, कुछ जवाब आप दे सकते हो। इसमें स्क्वायर ज्यादा है या रेक्टेंगल ज्यादा है? क्या बोलोगे बताओ? देखो अगर तुम देख के बोलोगे बच्चा तो आप कहोगे स्क्वायर ज्यादा है। मेरी बात समझा? जो अमूमन सारे बच्चे बोलते हैं स्क्वायर ज्यादा, और मैं पूछता हूं कि स्क्वायर क्यों ज्यादा, तो आपको तो देखने में स्क्वायर ही ज्यादा लग रहा। मेरी बात समझा? तो याद रखिएगा इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे? इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज्यादा है, क्योंकि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। तो जब आप रेक्टेंगल काउंट करते हो बच्चा, तो ऑलरेडी उसमें स्क्वायर भी काउंटेड होता है। इसलिए इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ स्क्वायर कम है। तो ये भी बताएंगे, बहुत इजी बताएंगे कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल या नंबर ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है किया जाता है। जैसे मान लो कहा जाए कि इफ 4 पैरेलल लाइंस कट बाय 3 पैरेलल लाइंस, सो फाइंड द नंबर ऑफ
रेक्टेंगल, फाइंड द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम या फाइंड द नंबर ऑफ, ठीक है, कुछ पूछा जा सकता है। तो ये देखो ये क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन आता है। अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन आता है बच्चा, जिससे आपका तो डायरेक्शन टेस्ट। अच्छा ये भी लिख लेना, काउंटिंग में से एक क्वेश्चन मान के चलना बच्चा, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती काउंटिंग में से। डायरेक्शन टेस्ट में बच्चा 1 से 2 यानी मोर देन, ठीक है, मोर देन 1 क्वेश्चन आने की यहाँ पर संभावना रहती है डायरेक्शन टेस्ट में। डायरेक्शन टेस्ट आप देखते होंगे कि हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, फिर मुड़ गए, लेफ्ट की ओर मुड़े, राइट की ओर मुड़े, ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए अब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, नहीं इन विच डायरेक्शन अब आप जा रहे हो। तो ये क्वेश्चन आता है डायरेक्शन टेस्ट में। तो 2 क्वेश्चन की संभावना यहाँ पर रहती है, मोर देन 1 क्वेश्चन आता है डायरेक्शन में। अब आ जाओ एक आता बच्चा ब्लड रिलेशन। यहां से भी मान के चलिएगा एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट सेक्शन आता बच्चा, इसे कहते कोड डिकोड, कोडिंग डिकोडिंग, और इसी में अल्फाबेट का क्वेश्चन आ जाएगा। तो मान के चलना लगभग 2 क्वेश्चन यहां से भी आने की संभावना रहती है कोड डिकोड से। और ये किससे रिलेटेड होता है बच्चे? अल्फाबेट से, ठीक है, एबीसीडी ये। तो अल्फाबेट रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको मिलेगा, तो ये कोड और डिकोड में ही हम लोग पढ़ लेंगे। अब आ जाओ एक आता बच्चा डाइस एंड क्यूब से, और आजकल ने इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाने लगा। मान के चलना 1 या 2 क्वेश्चन, मान के चलना 1 से 2 क्वेश्चन डाइस और क्यूब से। जैसे आपने देखा होगा कि एक डाइस है, ठीक है, उसका कुछ दिया गया, उसका एज दिया गया कि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का, उससे कट किया जाए छोटे छोटे डाइस में और उसको कलर कर दिया जाए। तो फिर आपसे पूछा जाता है कि 1 फेस वाला कितने डाइस होंगे, ठीक है, 1 फेस वाले कितने क्यूब होंगे, 2 फेस कलर्ड वाले कितने क्यूब होंगे, या 3 फेस कलर्ड वाले कितने क्यूब होंगे, या ऐसे भी क्यूब होंगे जिसका कोई भी फेस कलर्ड नहीं होगा। तो इस सेक्शन से कई क्वेश्चन पूछा जाने लगा बच्चा, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ठीक ठाक ढंग से कर लेंगे, ठीक है, क्यूब वाले। नेक्स्ट आ जाओ, देखो एक क्वेश्चन आता है बच्चा, ठीक है ना, सिलेलिज्म से आता बच्चा। इसे आप सिलॉक्स कहते हो या सिलेलिज्म्स कहते हो। तो इस सेक्शन से मान के चलना, ठीक है ना। देखो क्या हुआ नहीं कि यूपीएससी में पिछले 3 साल, इस साल छोड़ के, अगर आप देखना पिछले 3 इयर्स बैक में, अगर आप कभी प्रीवियस पेपर्स देखोगे तो उसमें 3-3 क्वेश्चन सिलॉक्स से आया था। शुरुआती दौर में सिलॉक्स से नहीं पूछा गया था बच्चा। आप समझते हो 2011 के बाद आया, और अभी पिछले 3 इयर्स में सिलॉक्स से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया। तो एक सिलॉक्स क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। हालांकि इस साल सिलॉक्स से नहीं आया, लेकिन पिछले 3 साल, ठीक है, 3-3 क्वेश्चन सिलॉक्स, ठीक है, इस सेक्शन से आएगा। तो मान के चलिए इस सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन दिया जाता है, आपके एग्जाम में भी आने की संभावना इसमें रहेगी। तो सिलॉक्स से भी क्वेश्चन दिया जाता है। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन मान के चलना बच्चा, स्टेटमेंट वाला आता है, नहीं स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट, ठीक है ना, जो आपने देखा होगा कंक्लूजन। तो ये क्वेश्चन यहां से भी आता है। 2 क्वेश्चन लगभग रखना, स्टेटमेंट वाला आपको मिलेगा कम से कम, ठीक है। एक लास्ट बस देख लेना बच्चा, सीरीज के क्वेश्चन। हालांकि सीरीज ये मैथमेटिकल होता है बच्चा, मैथ्स के सेक्शंस होता है, पर आप रीजनिंग सेक्शन में रखते हो तो लगभग मान के चलना 2 क्वेश्चन सीरीज से आने की संभावना कम से कम रहता है। तो ये आएगा हमेशा याद रखना, सीरीज के क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। बोलो बात आई समझ में? तो अब एक बात ख्याल रखना बाबू कि अगर आपका मैथ सही है तो रीजनिंग सही होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हाँ, रीजनिंग अच्छा है तो जरूरी नहीं कि आपका मैथ्स अच्छा हो, पर मैथ्स अच्छा है तो इसका मतलब आपका रीजनिंग जरूर अच्छा होगा। इट मीन्स आपको समझ में आ रहा कि अगर आपने मैथ्स को बेहतर कर लिया तो जो 10 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा वो ऑटोमेटिक आपका बेहतर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो मैथ्स सेक्शन को हम बेहतर तरीके से करेंगे, रीजनिंग सेक्शन भी करेंगे, और अगर वो सेक्शन बेहतर हो गया तो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बेहतर कर जाओगे, जैसे क्लॉक, कैलेंडर, जैसे ये सीरीज मैंने कहा, ये मैथमेटिकल सीरीज होता है बच्चा। तो भाई अगर आपका मैथ्स बेहतर होगा तो ये भी बेहतर होगा। तो ये पूरे आपने देखा बच्चा, ये हमारा पूरा सिलेबस है। अब किसी भी सेक्शन को बहुत ऐसे नहीं कर सकते कि हम छोड़ सकते हैं। हाँ, कुछ सेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे, ये भले करेंगे, पर किसी सेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसे छोड़ दें। अब आ जाओ बच्चा, इसी में से थोड़े से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट
जैसे मैं आपको स्टार्ट जब करूंगा तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर्स से। पहले मैं आपको थोड़े से नंबर्स के बारे में बताता हूं, उसके बाद आप क्या गलती करते हो कैलकुलेशन में वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या होता है आपसे, मेरी बात समझ रहे हो? और उसके बाद कुछ आपको बताया जाएगा कि कम से कम इतनी बातों को कर लो, क्योंकि देखो एक तो पहले आपको मैथ्स में करना क्या है कि सबसे पहले मैथ्स बनाना सीखना होगा। मेरी बात समझ, पहले बनाने की कैसे बनाया जाए और उसके बाद बनाने यानी कैसे ठीक बनाया जाए, गलत ना हो। दूसरी बात क्या है बच्चा, सेकंड थिंग है कि उसे कैसे तेज किया जाए। मेरी बात समझो नहीं? तो हमेशा देखो मैथ्स हमेशा आपको पता होगा कि समय की कमी होती है, यानी समय के साथ एक्यूरेसी, यानी टाइम भी तेज बनाए, क्विकली बनाए, पर उसमें एक्यूरेसी भी हो। तो ये दोनों रहना बहुत जरूरी है 66 पास करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कमी आगे चल के 66 क्वेश्चन जब आप बनाओगे बच्चा, जब आप कभी भी टाइम फ्रेम में बनाना 80 क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको आएगी समय की, टाइम। आपके पास 2 घंटे में आप 80 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाओगे पूरे तरीके से और आपके समय समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ 2 बातें, एक पहले मैथ्स को कैसे ठीक बनाया जाए, यानी एक्यूरेसी कैसे हो, और जब एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए तब हम उसको तेज बनाने की कोशिश करेंगे, यानी क्विकली एक्यूरेसी, यानी सही भी बनाना है और तेज भी बनाना है। तो इन दोनों के लिए कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है, बाकी मैं करवा दूंगा, लेकिन कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा, और मिनिमम आपके लिए मैं बताऊंगा कि इतनी बातें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि आपका अगर आप मैथ बना लेते हो, एक्यूरेसी आ गई और तेजी नहीं है, तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन, ठीक है, आप जो कैलकुलेट कर रहे हो वो आपका तेज नहीं। तो कैलकुलेशन को तेज करने के लिए बहुत छोटी सी बातें हैं, 1-2 बातें जो मैं बताऊंगा, आपको लगेगा कि बड़ा इजी सर ने बताया, बस वो कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ बच्चा, थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं कि नंबर्स के, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले नंबर सिस्टम या मैथ्स जब भी आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि ये किसके किसके अबाउट होता है बच्चा। जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे तो आपको पता कि मैथ्स नंबर बेस्ड होता है और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नंबर्स होता है। तो अब हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है बच्चा नंबर्स के बारे में। सबसे किसके बारे में पढ़ना है बच्चा? नंबर्स के बारे में। क्या होता है देखो, जैसे नंबर्स में सबसे पहला आता है बच्चा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब आपको समझ में आ रहा कि जैसे 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक जहां तक आप काउंट करते जाओ, ये सबके सब नंबर क्या होंगे? ये सबके सब क्या है? नंबर्स, नेचुरल नंबर्स है। अब जैसे दूसरा आता है होल नंबर्स, और हमें सब बच्चा याद रखना कि ये ऐसा नहीं कि आपसे पूछेगा कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, पर इसके एप्लीकेशन हमेशा है। तो ये जानोगे और क्या क्या गलती करोगे, मैं बस आपको ये बताऊंगा कि आप क्या गलत करने वाले हो। अगर ये पहले ही पता चल जाए कि तुम ये गलती करने वाले हो तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप क्या गलती करोगे देखो, अभी अभी से स्टार्ट हो जाए। जैसे होल नंबर, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बच्चा? तो आपको वेरी स्टार्ट फ्रॉम 0। सो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मेरी बात समझाना। अच्छा ये बताओ, अगर देखो क्या स्टार्ट करो, क्या गलती करोगे? जैसे मान लो कहा कि वेर एक्स बी ए होल नंबर, जहां एक्स, मान लो कोई क्वेश्चन दिया और वहां पर दिया बच्चा वेर एक्स बी ए फर्स्ट 100 होल नंबर्स। क्या कहा? एक्स पहला 100 होल नंबर्स है और आपसे पूछा जा रहा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स। तो बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले 100 होल नंबर्स का, ठीक है, सम बता दो, तो मुझे सिर्फ तुम ये बताओ कि फर्स्ट 100 होल नंबर्स क्या होगा। जरा सोचो, जल्दी से सोचो, फर्स्ट 100 होल नंबर्स क्या होगा। और मुझे लगता है कि जो भी बताओगे वो गलत बताओगे। क्यों गलत बताओगे? देखो, अच्छा छोड़ो, पहले प्रथम फर्स्ट 100 होल नंबर्स आप छोड़ो, मुझे बताओ फर्स्ट 4 होल नंबर्स क्या हो। पहला 4 होल नंबर्स, तो आप क्या कहोगे? देखो, फर्स्ट होल नंबर इज 0 to 3, फर्स्ट 5 होल नंबर्स 0 to 4, फर्स्ट 6 होल नंबर्स 0 to 5। उसी तरह से मैंने कहा बच्चा फर्स्ट 100 होल नंबर्स,
तो आप क्या कहोगे 02 कहां तक 99 तक। मेरी बात समझ में आ रहा। तो 0 से 99 तक जब आप काउंट करते हो तो इसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट 100 होल नंबर्स। तो बस यहाँ पर यही समझना, और यही गलती हमसे हो जाती है कि पहला अगर आपसे कहे फर्स्ट 4 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 6 होल नंबर्स, क्या होगा तो आप ना 6 होल नंबर्स का मतलब 1 to 6 ले लेते हैं, और वो गलत हो जाएगा क्योंकि 1 to 6 लेंगे तो उसमें एक 0 भी ऐड है। तो आप देखोगे आपने 6 की जगह पे 7 ले लिया। जैसे यहां से देखो काउंट फर्स्ट 4 होल नंबर्स, तो 0 to 3 क्योंकि 0 भी ऐड है 1 2 3 4। तो ये बस ख्याल रखना बच्चा, क्योंकि आगे चल के ये क्वेश्चन आएगा। तो मैं जो आपको बता रहा हूं और यहां पर तुम लिख लेना कि ये आगे चल के फिर तुम गलती करोगे, तो ये बात हमेशा ख्याल रखना। और इस सेक्शन से कई बार क्वेश्चन आया और लोगों ने ये नहीं कि आपको पता नहीं कि होल नंबर क्या नहीं पता, नहीं ऐसा नहीं है, मालूम है, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक है बच्चा। मेरी बात, ये ह्यूमन एरर है, और आफ्टर ऑल हम लोग ह्यूमन है, एरर तो होना ही है। तो उस एरर को कैसे कम करेंगे, तो उस एरर को कम करने के लिए आपको पहले से पता लगाना पड़ेगा कि कहां पर एरर है। तो जैसे यहाँ पे देखो एक एरर है, आपने ये समझा तो इसका मतलब बोलो बात आई समझ में। तो फर्स्ट जैसे बोला जाए बच्चा 0 काउंट करना, और कहा जैसे फर्स्ट 5 होल नंबर तो एक कम करना, तो 0 to 4 क्या हो जाएगा फर्स्ट 5 होल नंबर। मैंने कहा फर्स्ट 10 होल नंबर, तो ये क्या होगा 0 to 9 होगा फर्स्ट 10 होल नंबर। बोलो आई बात समझ में। अब आ जाओ बच्चा, अब अगर होल नंबर के बारे में देखो, इसके बाद मैं चलता हूं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है बच्चा, तो ये देखो 0 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक, और ये माइनस में भी जैसे -(-1 -2 -3 से लेकर इधर भी क्या होगा इनफाइनाइट तक। मेरी बात समझना, फिर से बच्चा बात समझना बाबू, आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि इंटीजर्स बता दो, व्हाट इज इंटीजर्स, नहीं ये नहीं पूछा जाता, व्हाट इज इंटीजर्स नहीं पूछा जाता, पर यहां पर पूछ देगा वेयर एक्स बी ए, ठीक है। जैसे मान लो कहा कि एक्स कोई एक डिजिट है, और वहां पर लिख दिया वेयर एक्स बी एंड ए पॉजिटिव डिजिट, ठीक है, या एक्स बी एंड पॉजिटिव नंबर्स, एक्स बी एंड निगेटिव, ठीक है, सॉरी वेयर एक्स बी एंड निगेटिव इंटीजर्स। मान लो कहा पॉजिटिव इंटीजर्स, कई बार लिखा वेयर एक्स बी ए नॉन निगेटिव इंटीजर्स, जहां दे दिया मान लो कभी दे दिया एक्स बी ए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मेरी बात समझ रहा हूं, तो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव ये होता क्या है, और भी बातें इस पे बताते हैं। तो यहां पर देखो ये इंटीजर्स हो गया, मेरी बात समझा बच्चा। देखो ये 1 2 3 4 को इसे आप कहते हो पॉजिटिव इंटीजर्स, इसे क्या कहते हो बच्चा निगेटिव इंटीजर्स, इसे आप कहते हो निगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 0 ना तो नेगेटिव में आता है ना ही पॉजिटिव में, 0 एक न्यूट्रल इंटीजर से होता है। तो जैसे मान लो कभी का वेयर एक्स बी ए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब 1 2 3 4 का वेयर एक्स बी ए निगेटिव इंटीजर्स देन -1 -2 -3। मेरी बात समझा। अब देखो एक और आता बच्चा का वेयर एक्स बी ए नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, देखो नॉन निगेटिव इंटीजर्स यानी 0 1 2 3 4, यानी 0 जब उसमें ऐड कर दोगे तो ये कहलाएगा नॉन निगेटिव। अब ये देखो बच्चा जब 0 इधर से कर दोगे तो ये कहलाएगा नॉन पॉजिटिव। 0 से लिया मैंने, बस यहां पर ध्यान रखना 0 से नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ, ये नॉन नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। तो ये बात को समझना, ठीक है। तो फिर से मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं पूछेगा क्या है, पर वहां पर क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे मान लो एक्स वाई दिया जाएगा और वहां पर लिख देगा कि एक्स एंड वाई, ठीक है, नॉन पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये जानना जरूरी है। अब मान लो बच्चा इसी में से एक सवाल पूछते हैं, जैसे देखो इंटीजर्स मैंने लिखा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब मान लो बच्चा बोला जाए कि मान लो कहा कि एक 3 डिजिट नंबर है, क्या कहा बच्चा कि मान लो कहा है एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर है, मान लो एक्स बी ए 3 डिजिट नंबर,
ठीक है, अब उसमें क्या दे रहा बच्चा, उसमें कंडीशन लगा रहा, हुज डिजिट, जैसे कह रहा कि उसके जो तीनों डिजिट हो, ठीक है, उसके तीनों डिजिट ऐसा इंटीजर हो जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल हो, तो वो क्या डिजिट हो सकता है। मैंने क्या कहा बच्चा कि मान लो x एक 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट वाले 3 डिजिट नंबर है, और उसके तीनों डिजिट कैसा है, उसके तीनों डिजिट ऐसा है, ठीक है, जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल होता है, तो वो कौन सा डिजिट हो सकता है। तो मुझे बताओ कि यहां मैंने कुछ डिजिट लिखा है, अब इसको भूल जाओ, आप यहां पे देखो, आप यहां देख रहे हो, मुझे बताओ कि 3 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आपको ऐसा दिख रहा है जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल हो। जरा चेक करके मुझे बताओ जल्दी से, यहां देखो, क्या ऐसा यहां पर आपको दिख रहा है कि उसका तीनों का सम और तीनों का प्रोडक्ट इक्वल हो। मेरी बात समझा, तभी तो ये क्वेश्चन बनाएंगे, ये क्वेश्चन लेके आएंगे, जब आपको डिजिट वाले नंबर बताएंगे तो वहां पर ये लेके आएंगे। तो बस अभी मुझे बताओ कि कोई ऐसा 3 डिजिट बताओ जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल हो, तो आप क्या कहोगे। देखो ये है 3 पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका सम और प्रोडक्ट बोलो इक्वल है, 1 + 2 + 3 and 1 × 2 × 3 it is 6, it is 6। बोलो आई बात समझ में। सो ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसका सम और इसका प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। तो आपको पता चल जाएगा बच्चा कि नंबर जो भी होगा 1 2 3 में से बनेगा। मेरी बात समझ, इसके 3 डिजिट क्या होंगे, 1 2 3 होंगे। अब ये बताओ, ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या नेगेटिव इंटीजर्स भी आपको दिखता है जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल हो। अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात किया जाए, उसका सम और प्रोडक्ट उसका इक्वल हो, जल्दी चेक करो और मुझे बताओ। बोलो भाई साहब, अरे कुछ बताओगे बच्चे। मैंने कहा कि आप कमेंट लिख सकते हो, मान लो अगर नहीं लिखने वाला आज रखे हो बच्चा तो कल से रखना जरूर, क्योंकि मैं सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना वहां से, आंसर बताओगे। कुछ गलती हो, कुछ सही हो, कुछ पूछना हो तो आप लिख के बता सकते हो। मैं यहाँ देखते रहता हूँ, आपके चैट को मैं देखता हूँ, ठीक है। तो कोई सवाल पूछा जाए तो बनाना जरूर, बताना जरूर, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज्यादा, मेरी बात समझ रहे हो, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस महत्वपूर्ण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथमेटिक्स इज प्रैक्टिस। मेरी बात समझ रहे हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा बच्चा उतनी ही कम गलती होने की संभावना रहेगी, उतना ही तेज भी बनेगा, क्विकली बनेगा, और एक्यूरेसी भी बहुत तेज आ जाएगी। तो बातें समझ रहा। तो मैं कुछ सवाल पूछूं तो बताना। अब देखो ना, मैंने कहा कि 3 निगेटिव इंटीजर्स जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल हो। देखो ये -1 -2 -3 इक्वल टू -1 मल्टीपल -2 मल्टीपल -3। अब इसे जोड़ेगा तो क्या होगा बच्चा, 1 + 2 + 3 इट इज 6, पर ये -6 हुआ क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है। अब ये क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा बच्चा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये भी क्या होगा, -6। तो देखो ये 3 निगेटिव इंटीजर्स है जिसका सम और प्रोडक्ट क्या है, इट इज इक्वल। मेरी बात समझ रहे बच्चा। तो -6 इज इक्वल टू -6। तो बातों को समझना। जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ, तो आपने कहा 1 2 3, उसका सम और प्रोडक्ट इक्वल। नेगेटिव इंटीजर्स बताओ जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल हो, तो -1 -2 -3। अगर आपसे कहा जाए कुछ भी नहीं, सिर्फ कहा जाए कि ऐसे कितने इंटीजर्स होगा, और कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, नॉट, मेरी बात समझ रहे हो, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही थी यहाँ पे। तो अगर कहा जाए कि 3 कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार इंटीजर्स, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स ऐसा बताओ जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल है, और ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे। तो देखो एक पेयर तुमने ये बताया, एक पेयर इतना बताया, एक पेयर और बनता बच्चा, वो ये -1 0 और 1, ठीक है, -1 0 और 1। वो चली गई है, तो एक गिलास पानी खाली गर्म करना। ठीक है बेटा, देखो बेटे, -1 0 और 1। तो मैंने कहा कि अगर कुछ भी नहीं दिया जाए, निगेटिव पॉजिटिव नहीं बताया जाए, और तुमसे पता है पूछा जाए कि ऐसे कितने इंटीजर्स, कॉन्सिक्यूटिव 3 इंटीजर्स होंगे जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल होगा। सो देयर आर 3 पेयर्स। पहला 1 2 3, 1 + 2 + 3,
दूसरा -1 -2 -3 और तीसरा -1 0 1। अब देखो ना, इसका भी प्लस करना, -1 + 0 + 1 और -1 मल्टीपल 0 मल्टीपल 1, दोनों का दोनों इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 0। तो ऐसे कितने पेयर्स बन रहे हैं? सो देयर आर 3 पेयर्स। फिर से बच्चा समझना, पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा जाए, 3 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल, तो यहां पर एक पेयर, ठीक है, पॉसिबल। अगर कहा नेगेटिव इंटीजर, 3 कॉन्सिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स हुज सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल, तो दैट वन। मेरी बात समझा? और अगर आपसे कुछ भी नहीं कहा जाए, सिर्फ कहा जाए 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में बताओ जिसका सम whose sum and product is equal and how many possible pairs there, तो आप क्या कहोगे? There are 3 possible pairs। तो बोलो बच्चा, बात समझ में आई? तो देखो एक इंटीजर से कितनी बातें हमें निकल के आई, मेरी बात समझा? और जितनी बात मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सारे के सारे आपको मैथमेटिक्स में काम आएगा और सारे के सारे एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि यही गलतियां हम वहां पे करते हैं। तो ये बातें को समझना। अब आगे आ जाओ, इन बातों को बस समझना बच्चा कि क्या गलती हम कर सकते हैं। अब आओ बच्चा, देखो अभी अब तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और थर्ड इंटीजर्स। फोर्थ हम लोग लेते हैं बच्चा इवन नंबर। जैसे इवन नंबर आपको पता होगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है ना बच्चा? अब यहां पर भी बाबू थोड़ा सा बात को ध्यान रखना कि अगर आपसे कहा जाएगा कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, पहला 5 इवन नंबर्स क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? यही फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। देखो 1 2 3 4 एंड 5। सो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या हो गया? दिस। और देखो ना फर्स्ट 5 कैसे करते हैं। अच्छा मान लो कि आपसे कहा कि भाई साहब आप बता दो फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, फर्स्ट 50 इवन नंबर्स क्या होगा? तो जैसे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स 10 हो गया, तो देखो फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, देखो बात है समझ, फर्स्ट 50 इवन नंबर्स क्या हो गया बच्चा? तो 2 4 6 से लेकर 100। तो देखो ना यहां पर कैसे आपने लिख दिया कि मान लो मैंने लिख दिया, मुझे एक्सपीरियंस था, आप कैसे लिखोगे? तो यहां पर देखो मैंने कहा फर्स्ट 50, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा फर्स्ट 5, तो आपने कहा 10, ठीक है ना? 10 तक होगा। क्यों कहा आपको पता है? देखो 2 से डिवाइड कर देना बच्चा, देखो ये 5 यानी ये फिफ्थ इवन नंबर है। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये कौन सा है बच्चा? पहला 5वां है। मेरी बात समझा? तो मैंने कहा फर्स्ट 50 इवन नंबर बता, तो ये देखो 100 तक क्यों लिया? क्योंकि ये कौन सा है? इवन नंबर। तो जो 100 जो लिखा आपने वो 50वां 50 इवन नंबर है, 50। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, वैसे ये कौन सा है बच्चा? तो 50वां 50 इवन नंबर। तो इस बात को खाली ख्याल रखना, ठीक है ना? बाद में चलेंगे हम लोग, जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स आता, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स आता, तो वहां पर ये काम आपको आएगा। एक और बात समझना बच्चा, जैसे मैंने ये तो कहा कि भैया पहला बता दो इवन नंबर। अब देखना एक इवन नंबर में और भी बातें आती, बस आपको बस खाली दिखाते हैं। जैसे मान लो मैंने कुछ कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर से लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा 10 12 14 16 और 18। देखो ना 5 इवन नंबर मैंने लिखा है बच्चा आपको, ठीक है ना? फर्स्ट देखो ये मैंने आपको कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं 10 12 14 16 और 18। और देखो मैथ्स में बच्चा हमेशा याद रखना, मैथ्स से एक जादू है, एक मैजिक है, बस मैजिक को देखना है, समझना, ठीक है ना? मान लो अगर आपसे कहा जाए कि भाई साहब आपने जो 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स लिखा है इसका ना एवरेज बता दो। क्या कह रहा है बच्चा? फाइंड द एवरेज ऑफ दीज 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। ये जो 5 लगातार इवन नंबर्स लिखा है इसका एवरेज बता दो। तो देखो ना मैं एवरेज बताने के लिए आप क्या कहोगे बच्चा कि एवरेज बराबर क्या कहोगे? आप कहोगे एवरेज बराबर हो जाएगा, आप ये करोगे, जो एवरेज निकालने का एक तरीका है सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और 5 से डिवाइड करोगे और आप निकाल सकते हो, ये ठीक है, वेरी इजी मेथड है। पर इतने करने की जरूरत नहीं है बच्चा, मेरी बात समझा? ये एवरेज निकालने का तरीका है, ठीक है? इसको निकाल के खुद ही देख लेना।
अब मैं तुम्हें ही बताता हूं कि कैसे। देखो मैंने क्या कहा कि मैथ एक जादू होता है, एक मैजिक होता है। देखो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए बच्चा इसका एवरेज बता दो, मेरी बात समझाने, तो तुम मुझे बताओ बच्चे कि ये जो आपने सीरीज लिखा है इसका मिडिल टर्म कौन सा है? बोलो इसमें बीच वाला नंबर मिडिल नंबर कौन सा है? तो क्या कहो? 14 इज द मिडिल नंबर। तो इसका मतलब आपको समझ रहा कि 14 क्या है? ये 5 जो नंबर आपने कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स लिखा है, 14 इज द एवरेज ऑफ दीज 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। 14 इज द एवरेज, इसका एवरेज है। मिडिल नंबर इज ऑलवेज एवरेज। पर ध्यान रखना बच्चा, ख्याल रखना कि वो नंबर में सीरीज होना चाहिए। सीरीज का मतलब है कि दो टर्मों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कहीं भी अगर दो टर्म के बीच का डिफरेंस ऑलवेज इक्वल है तो आप ना, ठीक है, एवरेज निकालने का ये तरीका अपना सकते हो। हमेशा मिडिल टर्म इज द एवरेज। सो यहां क्या हो गया बच्चा? 14 इज द एवरेज, ठीक है ना। अब देखो एवरेज निकालने का एक और तरीका है इवन नंबर में। जरा इसका एवरेज निकालो। देखो फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म है बच्चा, इसका भी एवरेज निकालोगे वही एवरेज होगा जो सीरीज का एवरेज है। जरा करके देखो ना, 10 प्लस 18 का अगर एवरेज निकालेंगे तो आप कहोगे 10 प्लस 18 बाय 2 एंड इट इज इक्वल टू 14। 10 प्लस 18 बाय 2 इट इज इक्वल टू 14। देखो आ गया, मेरी बात समझा। अब इसका भी निकालो, देखो इसका भी आएगा 12 प्लस 16 बाय 2 इट इज 14। तो बातें समझ में आ रही बच्चा। एवरेज का मतलब अब क्या हो गया? या तो मिडिल टर्म या तो कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग टर्म। कोरस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब होता है बच्चा जैसे फर्स्ट लास्ट, जैसे सेकेंड सेकेंड लास्ट। अगर थर्ड नंबर होता तो थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, वो उसका एवरेज पूरे सीरीज का एवरेज होता है और सब इक्वल होगा। जैसे एक और मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो ना कुछ नंबर मैंने लिखा इवन नंबर, जैसे मान लो हमने लिखा 20, 22, 32। अगर तुमसे कहा जाए बच्चा कि इस जो 7 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है उसका आप एवरेज बता दो, तो देखो 7 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है तो आपको बस मैंने क्या कहा, एवरेज मींस मिडिल टर्म। तो बताओ मिडिल नंबर इसमें कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? 26 is the middle number, so average of these 7 consecutive even number is 26। मैंने और क्या बताया बच्चा? मैंने आपसे ये बताया कि ना केवल मिडिल नंबर बल्कि एवरेज निकालने का और तरीका है। आप कोई भी नंबर का एवरेज निकाल, कोई भी सीरीज का एवरेज निकाल सकते हो, बस क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को ले, यानी फर्स्ट लेंगे तो लास्ट लेंगे, सेकेंड लेंगे बच्चा तो सेकेंड लास्ट लेंगे, थर्ड लोगे तो थर्ड लास्ट लोगे। देखो इसका भी एवरेज देखना निकाल के, ये भी 26 आएगा। अगर नहीं है तो कर लो, देखो 20 फर्स्ट लास्ट बाय 2 एंड इट इज इक्वल टू 26। देखो सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट इक्वल टू 26, थर्ड एंड थर्ड लास्ट बाय 2 इक्वल टू 26। बोलो आई बात समझ? और ये किसी भी इवन नंबर के सीरीज में आप इसे कर सकते हो। जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तो और भी बात बताऊंगा बच्चा कि ये सिर्फ इवन नंबर में ही नहीं, आप ऑड नंबर में भी कर सकते हो, आप नेचुरल नंबर में भी कर सकते हो और किसी भी ऐसे अर्थमेटिक सीरीज में कर सकते हो। अर्थमेटिक सीरीज का मतलब हुआ बच्चा दो टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल हो तो आप ऐसा कर सकते हो। दो टर्म के बीच का इक्वल समझ रहे हो ना, जैसे 20, 22, 24 सबके बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का है। मेरी बात समझ? तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब आ जाओ ऑड नंबर क्या होता है बच्चा, इसके बारे में देख लो। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहां पर भी अगर आपसे पूछा जाए कि सेवंथ बता दो, ये जो सेवंथ है ये कौन सा ऑड नंबर है, तो आप कहोगे सेवंथ कौन सा ऑड नंबर है? तो जो ऑड नंबर होगा लास्ट वाला उसमें 1 ऐड करना, बाय 2 करना, आपको पता चल जाएगा। सो सेवंथ इज द फोर्थ ऑड नंबर। मेरी बात समझा? उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा बच्चा, कई बार आपको आएगा कि जैसे मान लो कहा कि आपने एक सीरीज लिखा, किसका सीरीज लिखा बच्चा? ऑड नंबर का सीरीज लिखा 1 से लेकर 99 तक। अगर आपसे पूछा जाए कि 99 मुझे बता दो, 99 जो है वो कौन सा ऑड नंबर है पहले से बता दो, तो आप क्या कहोगे? 99 प्लस 1 बाय 2 एंड इट इज 50। ये कौन सा है बच्चा?
50वां, ठीक है, 50 टर्म है। तो ऑलवेज ऑड नंबर में क्या करना, +1 करना, बाय 2 करना, और इवन नंबर में कुछ नहीं करना बच्चा। इवन में सीधे सीधे 2 से डिवाइड करना, जो भी आएगा वो उतना टर्म होगा। जैसे इवन नंबर में याद करो ना, मैंने कहा 100 कौन सा टर्म है, तो 100/2, और आपने कहा वो 50वां 50th, ठीक है, इवन नंबर है। और ये क्या होगा 99 50th ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर +1 करना, बाय 2 करना, आपको ऑड नंबर मिलेगा।